नमस्कार। एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे नागपुर दरबार में मोदी, और इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। तो मोदी पहुंचे नागपुर में दरबार में, जहां पर ना तो कोई माता का दरबार है, ना ही भगवान का दरबार है, लेकिन मोदी यहां पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए। प्रताप जी, जिस तरह से यहां पर केशुभाई पटेल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को चुनावों के समय ही आरएसएस की याद क्यों आती है, क्या लगता है कि 3.5 घंटे चली इस बातचीत के बाद काफी सारी नई चीजें यहां पर हुई, तो क्यों? ये तो साफ तौर पे जाहिर है कि मोदी जिस तरह से अपना एक बहुत ही बड़ा, जो अपने जीवन का शायद सबसे बड़ा चुनावी संघर्ष में उतर पड़े हैं मैदान में, ऐसे समय में जब कांग्रेस तो उनके खिलाफ है ही, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उनके सहयोगी भी उनके खिलाफ हैं। बिहार के नीतीश कुमार और बिहार के जिस तरह से बिहार की बीजेपी ही उनके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है, उसके बाद पार्टी के अंदर भी काफी लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे में मोदी के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत बड़ा एक संघर्ष में लग गए। ऐसे में उनको याद आनी निश्चित तौर पे लाजमी थी, क्योंकि जितने भी लोग कड़े विरोधी के तौर पे नजर आए हैं, केशुभाई हो, चाहे संजय जोशी हो, चाहे प्रवीण तोगड़िया हो, और जहां तक सवाल है बिहार के नेताओं का भी, उनका कहीं ना कहीं सीधे सीधे तार नागपुर से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के संकाय से जुड़े हैं। आखिर में मोदी को लगने लगा है कि इस संघर्ष में वो कांग्रेस का तो मुकाबला कर लेंगे, लेकिन अपने ही लोगों का मुकाबला कैसे करें, उस मुकाबले को कम करने के लिए, कहीं ना कहीं शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए मोदी नागपुर पहुंच गए। तो शायद प्रताप जी यही वजह है कि 3.5 घंटे चली बातचीत के बाद में जिस निमंत्रण सूची में कई नेताओं के नाम शामिल नहीं थे, वहीं इस मंत्रणा के बाद में कई नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब बेटे की शादी होती है और मान लो भाई बहन से झगड़ा हो जाता है और नहीं भेजा जाता है, फिर बड़ा बुजुर्ग समझाता है कि नहीं भाई, ऐसे घर का ऐसे बिखराव ठीक नहीं नजर आएगा, समाज सब आएगा और देखेगा कि बिखराव है तो ऐसा ठीक नहीं है। तो मोदी को शायद समझ में आई होगी कि ये बिखराव के चक्कर में कहीं उनके वोटों का बिखराव गुजरात में नहीं हो जाए। दूसरी बात, केवल मोदी हो सकता है कि गुजरात का चुनाव जीत जाए बिना किसी की सहायता के। हो सकता है मोदी को पहले से ज्यादा वोट मिल जाए बिना किसी की सहायता से। ये भी हो सकता है कि मोदी पहले से ज्यादा मेजोरिटी लेके आ जाए। लेकिन मोदी की आंख अब केवल गुजरात तक नहीं है। अभी तक मोदी जिस चीज को लेकर समझे थे कि गुजरात ही पूरा भारत है, वो ऐसी स्थिति नहीं है। उनको समझ में आने लगा है कि गुजरात के बाहर अगर उनको अपनी राजनीति करनी है और दिल्ली तक पहुंचना है, अहमदाबाद गांधीधाम की कुर्सी से अगर दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की कड़ी है उसको जोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनके साथ जो टसल है उसको रोकना पड़ेगा। और शायद हो सकता है कि इसी चक्कर में, और जहां तक बात करें कि जिस तरह के हालात गुजरात में बन रहे थे, संघ क्योंकि अपनी प्रयोगशाला मानता है गुजरात को, हिंदुत्व की प्रयोगशाला, और जिस तरह के प्रयोग लगातार पिछले 15 सालों से जिस तरह से गुजरात में वहां जो गोधरा कांड हुआ, उसके बाद जो दंगे हुए, उसके बाद लगातार बीजेपी की सरकार वहां काबिज है, उससे साफ तौर पे जाहिर है कि संघ कभी नहीं चाहेगा कि गुजरात में मोदी या बीजेपी की हार हो। तो ऐसी स्थितियों में बहुत गंभीर आरएसएस मुख्यालय भी था, तो दोनों के बीच ही मिलने की बहुत ज्यादा एक इच्छा रही होगी, उसी के कारण मिलन हो गया। प्रताप जी, एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि काफी दिनों से जो नरेंद्र मोदी हैं, अपने आप को एकला चलो की तर्ज पर अकेले चल रहे थे, बीजेपी से काफी खफा थे, बीजेपी के काफी सारे नेता भी उनसे खफा थे, लेकिन शायद मोदी वह जानते थे कि आरएसएस में कुछ लोग जो है उनकी तरफदारी करते हैं और हो सकता है कि उनको पीएम प्रोजेक्ट के तौर पर पेश भी कर दे। शायद यही वजह रही कि नरेंद्र मोदी मोहन भागवत से मिलने गए। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो आशीर्वाद लेने गए थे, लेकिन सच्चाई तो शायद यही है कि मोदी की जो नजर है गुजरात पर ही रही है, बाकी जगहों पर ज्यादा है। मेरे को तो लगता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। जब उनको, नरेंद्र मोदी को लगता था कि गुजरात के सारे विकास से, गुजरात की कहानियों से ही देश के जो चुनाव को जीता जा सकता है, जब उन्हें असलियत का मालूम हुआ, धरातल की सच्चाई का पता चला, जब चुनावी रास्ते में उनको कांटे दिखाई देने लगे, तो उनको पता लगा कि गुजरात भारत नहीं है, और गुजरात की भाजपा भारत की भाजपा नहीं है, और गुजरात के वोटर भारत के वोटर नहीं है। यहाँ बिल्कुल अलग तकनीक से, अलग तरीके से, अलग राजनीति, अलग रणनीति से उनको चुनाव लड़ना होगा। उनको धरातल का ज्ञान हो गया। नहीं तो अभी तक मोदी के दिमाग में ये बात थी कि गुजरात में अगर मुझे सफलता मिली तो मैं भारत का बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा, लेकिन चुनाव जीतना बात अलग है और हीरो की बात अलग है। निश्चित तौर पे तमाम सर्वे ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत आगे हैं अपने तमाम दूसरे प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के मुकाबले में, लेकिन सर्वे की अपनी बात होती है और चुनावी धरातल पर जो चुनावी बिसात बिछती है और उसके बाद जो वोट
मेट्रो में कन्वर्ट होती है तो उसमें एक अलग रणनीति की जरूरत होती है। उस रणनीति के लिए बहुत बड़ी एक तैयारी की और साथ में एक फोर्स की जरूरत होती है। गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है, नरेंद्र मोदी के पीछे चलने वाले लोग नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को जानते थे कि बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड संगठन की शक्ति के उनका जीतना मुश्किल है। तो इसलिए अब नरेंद्र मोदी की, अब ये कहना चाहिए, अभी तक ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की निगाह जो अभी तक जो बात आ रही थी कि दिल्ली की कुर्सी पे नहीं है, लेकिन नागपुर के इस दरबार हाजिर होने के बाद अब तय है कि अब नरेंद्र मोदी की निगाहें दिल्ली की कुर्सी पे गड़ गई हैं। जी बिल्कुल प्रताप जी, तो आखिर ये क्यों नरेंद्र मोदी झुके और आखिर क्यों गए नागपुर दरबार में, क्या है ये पूरा मामला? चुनावी समीकरण बैठाने की कोशिश यहाँ पर लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी आखिरकार आरएसएस के आगे झुक गए। लंबे समय से अपने आप को भाजपा और गुजरात को भारत समझने की भूल गुजरात चुनाव के आते आते सही हो गई। नागपुर में मोदी और भागवत के बीच चली लंबी बातचीत के बाद बिहार के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया। साथ ही साथ संजय जोशी और प्रवीण भाई तोगड़िया को भी साथ रखने की सलाह दी गई। बहुत दिनों के बाद आदरणीय भागवत जी को मिलने आना तय किया था। आदरणीय भैया जी सोनी, आदरणीय भैया जी जोशी, आदरणीय सुरेश जी सोनी और भागवत जी तीनों के साथ 3-3.5 घंटे भांति भांति की बातें हुई, बहुत आनंददायक रही। लंबे समय से नरेंद्र मोदी का नाम पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है, लेकिन फिलहाल उनकी चिंता गुजरात चुनाव को लेकर है, जो 13 और 14 तारीख को होने वाले हैं। काफी समय से एकला चालों की तर्ज पर चलते चलते मोदी अब वाकई अकेले पड़ गए हैं। भाजपा में उन्हें लेकर काफी समय से अंतर्कलह है। वहीं नीतीश कुमार तो खुलकर उनका विरोध करते हैं। रही बची कसर मोदी ने चुनाव प्रचार की सूची में मुख्य नेताओं को न बुलाकर कर दी। लेकिन अलग थलग पड़े मोदी को जहां गुजरात में केशुभाई पटेल का डर है, वहीं संजय जोशी को लेकर भी मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लंबे समय से गुजरात की राजनीति पर काबिज मोदी गुजरात चुनाव को लेकर कोई उलटफेर नहीं चाहते हैं और यही वजह रही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मंत्रणा करने पहुंचे। हालांकि मोदी सिर्फ आशीर्वाद लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन आरएसएस की ताकत को मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि गाहे बजाहे आरएसएस की मंशा मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने की रही है, जिसे मोदी अच्छी तरह समझते हैं। तो आखिरकार नरेंद्र मोदी क्यों पहुंचे नागपुर दरबार, ये आपने देखा। प्रताप जी, क्या लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की जो नजर है अब गुजरात ही नहीं बाकी की सीटों पर भी है, लेकिन एक बात जो यहाँ पर समझ में नहीं आती है कि आरएसएस जो कभी मोदी के खिलाफ बोलता है तो कभी मोदी को अपने फेवर में लेने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मंत्रणा हुई है, बिहार के नेताओं को न्योता दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि आरएसएस जो है मोदी का पक्ष न ले, और इस बात को लेकर काफी यहाँ पर बहस भी हुई थी नीतीश कुमार से। तो क्या लगता है कि अब बिहार के नेताओं को न्योता यहाँ पर भेजा गया है, तो क्या बिहार के नेता वाकई में आएंगे या फिर उनको ये डर बना रहेगा कि नरेंद्र मोदी को एज ए पीएम प्रोजेक्ट आरएसएस जो है पेश कर सकता है? पहली बात तो यह है कि 3.5 घंटे बात हुई है और उस बातचीत में केवल 4 लोग थे तो अंदर क्या बात हुई है, किचन की बात हुई है या राजनीति की बात हुई है, कोई जानता नहीं है। जो भी बात मालूम चलेगी वो या तो केवल हवाई होगी या वो जो लोग बताएंगे वो बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पे जब 3.5 घंटे बैठे हैं, गुजरात के चुनावों की भी चर्चा होगी, देश की परिस्थितियों की भी चर्चा हुई होगी, बिहार भाजपा और गुजरात भाजपा में टसल की भी चर्चा हुई होगी, केशुभाई और संजय जोशी और प्रवीण तोगड़िया के तेवरों की भी चर्चा हुई होगी, नितिन गडकरी के साथ संबंधों की भी चर्चा हुई होगी, गुजरात में इलेक्शन कैंपेन की भी चर्चा हुई होगी। निश्चित तौर पे इन सारी बातों को 3.5 घंटे नहीं तो निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, इतनी सारी बात तो हुई होगी। अब इन बातों में सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात तो तय है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद संघ जरूर चाहता है कि किसी भी तरह से भाजपा आए और बड़ा एक मजबूत प्रधानमंत्री उनको मिले, और कई बार ये क्लियर कर चुका है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मजबूत प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का जो रवैया है, जिस तरह का तानाशाही रवैया उनका निकल कर आया, जिस तरह से वो
अपने विरोधियों से ज्यादा अपने ही लोगों से भिड़ गए। आरएसएस के गुजरात के लोगों से ही उनकी टसल शुरू हो गई, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से ही जिस तरह से टसल शुरू हो गई। कभी उनके साथी रहे प्रवीण तोगड़िया उनके सबसे बड़े विरोधी हो गए, कभी उनके जूनियर सहयोगी रहे संजय जोशी आज उनके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। और केशु भाई जिन्हें उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था वही आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ पार्टी बना लेते हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को सोचने की काफी जरूरत पड़ गई। संघ भी इस बात को लेकर शायद चिंतित होगा कि आखिर में हम जिस आदमी को टारगेट बना के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सब अपने विरोधियों को खड़ा करता जाता है, अपने लोगों को छोड़ता जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं वहां तक पहुंचा तो दिया जाए लेकिन वहां बनने के बाद सबको धक्का देकर वो अकेला एकला चलो चलने लगे। तो ऐसी स्थितियों में निश्चित तौर पर उनके ऊपर कई सवाल उठे थे। और गुजरात के इलेक्शन में जिस तरह से निश्चित तौर पर सही बात है कि अलग थलग पड़ गए हैं मोदी। हाँ, हालांकि गुजरात में उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अकेले भी पूरी गुजरात की भाजपा को गुजरात के चुनावों को खींचकर ले जा सकते हैं और अपने पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन जब अगला जो उनका जो दौर है जो कि प्रधानमंत्री बनने की उनके मन की लालसा या कुल मिलाकर जो सर्वे के जरिए जिस तरह की बात सामने आई है उसे साफ तौर पर जाहिर है अगले दौर के लिए उन्हें तमाम इन सब नेताओं की जरूरत पड़ेगी जिन्हें वो अपना विरोधी बना चुके हैं। इसलिए शायद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कहीं कंसोलिडेट करने और अपनी इस जो अवस्था को बदलने के लिए कहीं ना कहीं संगम शरणम गच्छामि हुए हैं। जी बिल्कुल प्रताप जी, तो यहाँ पर नागपुर क्यों गए मोदी आखिरकार समझ में आएगा होगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा की जा रही थी कि किस तरह नरेंद्र मोदी पहुंचे नागपुर दरबार में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 3.5 घंटे बातचीत चली और उसके बाद में बिहार के कई नेताओं सहित भाजपा के कई नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए। गुजरात चुनाव में आने का न्योता दिया गया। फिलहाल हमारे साथ बने हुए गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार रोहित भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। जी रोहित भाई, जिस तरह से नरेंद्र मोदी नागपुर दरबार में पहुंचे हैं क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी झुक गए हैं? सॉरी जी रोहित भाई, जिस तरह से नरेंद्र मोदी नागपुर दरबार में पहुंचे, मोहन भागवत से मुलाकात की, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी झुक गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इसके लिए मोदी साहब के लिए गुजरात में बहुत पड़कार है जी। खास तौर पर जो ये केशुभाई पटेल है ना, जो पहले भाजपा में थे, अभी गुजरात परिवर्तन पार्टी की नई स्थापना की है। जी हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, वो केशुभाई पटेल और साथ में ये कांग्रेस जी, दो साइड की उस पर। रोहित भाई, हाँ, केशु भाई तो एक समस्या है ही, लेकिन पार्टी के अंदर भी नरेंद्र भाई को बहुत समस्याएं आ रही हैं। एक और जहां प्रवीण तोगड़िया उनका खास विरोध कर रहे हैं, संजय भाई भी बीच में आके दौरा करके गए हैं और पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ खिलाफत हो रही है। क्या इससे परेशान है नरेंद्र मोदी? हाँ जी सर। नरेंद्र मोदी क्या परेशान है? हाँ परेशान तो है, लेकिन इसको खास। हेलो, हाँ बताइए। मेन प्रॉब्लम यही है। क्या? हाँ बोलिए। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ। हाँ रोहित भाई, क्या सुन पा रहे हैं आप? लगता है रोहित भाई को साफ आवाज नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है। उन्होंने छोटी सी बातचीत में एक बात तो बताई दी कि नरेंद्र भाई परेशान है, ये रोहित भाई का कहना है। और निश्चित तौर पे जब कोई भाई परेशान होता है तो अपने बड़े भाई के पास जाता है, तो ऐसा ही हुआ है। मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई परेशान होकर और वो मोहन भाई भागवत के पास पहुंच गए और कहा भाई साहब अब तो बचाइए, मैंने बहुत गड़बड़ी कर दी है। शायद मुझे लगता है कि कुछ 3.5 घंटे में ऐसा ही कुछ हुआ होगा और परेशान होकर उन्होंने कहा होगा कि इन बड़े बाकी तो प्रवीण भाई से और संजय भाई से और केशु भाई से, इन सब से मुझे बचाइए, किसी तरह से मेरी नैया पार इस बार निकल जाए तो निश्चित तौर पे मैं प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा को। प्रताप जी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से रुतबा अपना दिखा रहे थे, अब उनको नसीहत जो है समझ में आ गई है कि किस तरह से अपनों को जिनको विरोधी बनाए हुए थे उनको साथ में लेके चलने की यहाँ पर नसीहत दी गई। और ऐसा नहीं है पूनम, बात कुछ समझ में आती नहीं है। ये राजनीति है, राजनीति में अभी उनको जरूरत है इन सब लोगों की।
तो जरूरत के समय में किसी के हाथ जोड़ के और किसी को अगर